एमएससी फाइनल के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग हमारे राजस्थान की एरिड क्लाइमेट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 4 वीडियोज़ में हम लोगों ने विस्तृत रूप से हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में जानने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने रेनफॉल के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, विंड के बारे में अध्ययन हम लोगों ने किया है। और उस टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बतलाया था, ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, क्योंकि अक्सर ये टॉपिक है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक को किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है, और अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आता है तो निश्चित रूप से हमें अटेम्प्ट करना है। जैसा कि मैंने यह भी कहा था कि हम यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर भी उन सब को शब्दों में लाना, किस तरह से ला पाते हैं हम, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और उसी के ऊपर हमारी मार्किंग है वो डिपेंड करती है। इसलिए बहुत अच्छे से आप इसको देखिए और शब्दों में लाने का प्रयास कीजिए। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो क्लाइमेट ऑफ राजस्थान डेजर्ट का 5वां पार्ट है। 4 पार्ट जैसा कि अभी मैंने बतलाया हम पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान डेजर्ट 5वां पार्ट है, और इसमें हम आज छठे पॉइंट पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्यू। ड्यू का मतलब सिंपली ओस से मतलब होता है। ओस कब गिरती है? जब वातावरण ह्यूमिड होता है, वातावरण में नमी होती है, और नमी होने के कारण से जब रात का समय होता है तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मतलब ये हुआ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और मौसम जब ठंडा हो जाता है तो यही ड्यू ओस यानी पानी के बूंदों में कन्वर्ट होकर या संघनित होकर ज़मीन पे आती है। और नॉर्मली जब अगर हम मॉर्निंग में घूमने जाते हैं तो ग्रासेस के ऊपर हम लोग अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर हमें नमी नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ओस है यह भी प्लांट्स को सरवाइव करने में बहुत हेल्प करती है। मिट्टी में जब बिल्कुल से कुछ भी नमी नहीं होती है तो ये जो ड्यू वाली सिचुएशंस है ये मिट्टी के लिए सोइल मॉइस्चर या उसकी नमी को बढ़ाने का काम करती है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जिस प्रकार से बरसात होती है तो निश्चित रूप से नमी बढ़ती है, लेकिन जब ओस गिरती है तो भी मिट्टी की नमी है वो बढ़ाने का काम करती है। और जैसा कि मैंने अभी यहाँ कहा कि वातावरण में जब नमी होती है तब इस प्रकार की सिचुएशंस अपने को देखने को मिलती है। और साधारणतया ये सिचुएशन हमें बरसात के दिनों में या सर्दी के मौसम में ही देखने को मिलती है, जब वातावरण है वो हमारा नम होता है या उसमें नमी होती है। गर्मी की जो कोल्ड नाइट्स होती है, कोल्ड नाइट्स का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि दिन में टेम्परेचर जब 50-55 होता है तो नाइट के अंदर ये टेम्परेचर हमारा 30-35 के आसपास हो जाता है। तो 30-35 और 50-55 इसलिए यहाँ पर कोल्ड शब्द यूज किया गया है। तो वहाँ पर ड्यू वाली सिचुएशंस हैं वो नहीं होती है, क्योंकि वातावरण में नमी नहीं है, इसलिए ड्यू वाली सिचुएशन है वो नहीं बन पाती है। और मौसम ठंडा होने पर, वातावरण में नमी होने पर जो ड्यू है वो संघनित हो जाती है पानी की ड्रॉप के अंदर, जो कि पत्ती की सरफेस पर आसानी से देखी जा सकती है, और सरफेस पर इस पानी को लीफ है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। और पोस्ट मॉनसूनल या मॉनसून के बाद का जो समय होता है उसमें जब वातावरण में नमी बढ़ जाती है उस वक्त ड्यू वाली सिचुएशंस साधारणतया ज़्यादा देखी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, कहने को तो वो ओस है, लेकिन एक मुहावरा मैं अक्सर यूज करता हूँ, डूबते को तिनके का सहारा अपने आप में सारी सिचुएशंस को क्लियर कर देता है। रेगिस्तान में जब पानी की उपलब्धता नहीं है, बिल्कुल से भी पानी नहीं है, उस वक्त ये ओस की बूंदें भी
संजीवनी का काम करती है, पानी को सर्वाइव करने में, ठंडक प्रदान करने में उसकी मदद करती है। और सरफेस पर जो ड्यू है वो बूंदों के रूप में आती है तो सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इस तरह से डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत चरितार्थ होती है और प्लांट को सर्वाइव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब 6 नंबर से हम चलते हैं 7 नंबर पर। 7वां पॉइंट है हमारा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन। यहाँ पर 2 शब्द मिलकर बने हैं, एक है हमारा इवेपोरेशन, दूसरा है ट्रांसपायरेशन। इवेपोरेशन का सिंपली मीनिंग ये होता है कि फिजिकल सरफेस पर अगर कोई पानी पड़ गिरा हुआ है या है उपलब्ध है तो वो सूर्य की किरणों से भाप बनकर उड़ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे गाँव में या कोई भी खुली जगह जहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है, क्या वो हमेशा वहाँ पर पानी इकट्ठा जमा दिखाई देता रहेगा? बिल्कुल नहीं, समय के साथ वो भाप बनकर उड़ता रहेगा और वहाँ पर बिल्कुल सूखा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो हीट है वो पानी को उड़ाने में हेल्प करती है और पानी भाप बन के उड़ जाता है। इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। और ट्रांसपायरेशन का मीनिंग होता है जो प्लांट की ग्रीन पार्ट से या लेंटिसेल्स जो भी होते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रीन पार्ट से मतलब है जो ट्रांसपायरेशन होता है, जो स्टोमेटा के माध्यम से होता है, जो पानी बाहर निकल कर जा रहा है पौधे की सरफेस से, पत्ती से, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और दोनों को मिलाकर हमने एक शब्द यूज किया है इवेपोट्रांसपायरेशन, क्योंकि दोनों ही माध्यम से पानी उड़कर जा रहा है, इसलिए हमने कहा। और पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो भी पॉसिबल है हो पाता है, इसलिए हमने पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन यूज किया है। निश्चित रूप से जब वातावरण में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वातावरण के अंदर नमी कम हो जाती है और पानी के उड़ने की जो रेट है वो काफ़ी हाई हो जाती है। उस वक्त इवेपोरेशन की रेट भी हाई होती है और ट्रांसपायरेशन की रेट भी हाई होती है। अगर वातावरण में नमी है तो पानी के उड़ के जाने की रेट है वो कम रहती है, भले ही वो ट्रांसपायरेशन हो और वो भले ही वो इवेपोरेशन हो। अक्सर हम लोग देखते हैं मई जून जुलाई, जुलाई को छोड़ दीजिए, यहाँ पर अप्रैल मई जून बोलेंगे हम, जब टेम्परेचर है वो 50-55 डिग्री होता है तो उस वक्त जो इवेपोरेशन की रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है और उस वक्त वातावरण में नमी भी नहीं होती है, इसलिए ट्रांसपायरेशन की रेट भी काफ़ी हाई होती है। तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन है उस वक्त सबसे ज़्यादा होता है जब बरसात का मौसम आ जाता है, जब जुलाई अगस्त सितंबर आ जाता है तो वातावरण में नमी हो जाती है। और नमी होने का मतलब ये हुआ कि दोनों की रेट, इवेपोरेशन की रेट भी और ट्रांसपायरेशन की रेट भी कम हो जाती है। सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर में टेम्परेचर एक दफ़ा फिर से राइज होता है, बढ़ता है, और बढ़ने से इन दोनों की रेट वापस हाई हो जाती है। और जब आगे चलकर जब सर्दी का मौसम आता है, दिसंबर जनवरी फरवरी, उस वक्त टेम्परेचर भी कम होता है, वातावरण में निश्चित रूप से नमी भी होती है और उस कारण से इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन की रेट है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, सूर्य से आने वाली किरणों पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें आ रही है वो निश्चित रूप से टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने का काम करती है। इस कारण से ये सिचुएशंस हैं वो चेंज होती रहती है। अगर हम अपने पश्चिमी राजस्थान की बात करें, वेस्ट राजस्थान की बात करें, तो उसके लिए एक दो डाटा आपके लिए दिए गए हैं। 2000 से 2500 मिलीमीटर पीईटी की एनुअल रेट है वो होती है और मई जून के अंदर ये रेट 3000 mm तक पहुंच सकती है। मैंने अभी आपको बतलाया था मई और जून में ये हाईएस्ट होती है क्योंकि टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, नमी नहीं होती है, उस कारण से ऐसा होता है। और विंटर के अंदर रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि नमी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर डाउन होता है। देखिए, पंजाब के अंदर ये 1300 mm है, हरियाणा में ये 1600 mm है, लेकिन राजस्थान में इसकी जो रेट है वो मोर देन 2000 mm होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम रेगिस्तान में रह रहे हैं। रेगिस्तान की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इस चीज़ को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए जो रेट है वो बढ़ जाती है। पंजाब और हरियाणा, वहाँ पर नमी रहती है, नमी के कारण से वैल्यूज़ है वो राजस्थान के मुकाबले में काफ़ी कम होती है, इसलिए इतना वेरिएशंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। डियर फ्रेंड्स,
ये था आपका 7 नंबर पॉइंट, जिसको हमने इवेपोट्रांसपायरेशन का नाम दिया। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ हम आ रहे हैं, जिसमें एक नहीं 3 पॉइंट्स एक साथ में मिले हुए हैं। ये है आपका 8 नंबर का पॉइंट, जिसमें थंडर है, जिसमें डस्ट है, जिसमें हेल है। तीनों को किस प्रकार से हम अलग करेंगे? आगे चलने से पहले हमें तीनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। तीनों में से पहला शब्द, बीच वाले शब्द को हम पहले लेते हैं, डस्ट को लेते हैं। हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, हम लोग राजस्थान में रहते हैं, हम लोग एरिड पार्ट में रहते हैं, और धूल भरी आंधियाँ चलना हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। अक्सर हम लोग अप्रैल मई जून के अंदर धूल भरी आंधियाँ चलते हुए देखते हैं, पर्टिकुलरली मई और जून के अंदर। बहुत कॉमन सी बात है हमारे यहाँ पर। और जब धूल भरी आंधियाँ चलती है तो दोपहर के समय अगर वो चल रही है तो सूर्य भी उन आंधी के कणों के पीछे छिप जाता है, और इवन दोपहर के समय भी कई बार अंधेरा सा छा जाता है। हम अक्सर कहते हैं जब आंधी आती है, काली पीली आंधी आ रही है। काली पीली आंधी का मतलब बहुत घनी आंधी से मतलब होता है, और मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाती रहती है, सोइल इरोजन होता रहता है। ये है हमारा डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधियाँ चलना। और मई और जून के अंदर जब लू चलती है तो उस वक्त इस सिचुएशंस कॉमनली हम लोगों को देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, ये है डस्ट, जो हमारे लिए बहुत कॉमन है। इससे पहले लिखा हुआ है थंडर। थंडर का मतलब आपने सुना होगा, जब टीवी वगैरह में एक पेय पदार्थ का एड आता है, उसमें लिखा हुआ आता है टेस्ट द थंडर, और अंगूठा दिखाया जाता है। क्या कभी हमने समझने का प्रयास किया कि ये थंडर क्या होता है? हमें वो पेय पदार्थ दिखाई दे रहा है, हमें अंगूठा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हमने उस शब्द को जानने का प्रयास किया? अब करते हैं, रेगिस्तान के सेंस में करते हैं। रेगिस्तान के सेंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो थंडर वाली सिचुएशंस बहुत कम होती है। थंडर का मतलब सिंपली ये होता है, जब आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं, तेज बिजली चमक रही है, बादलों के गरजने की आवाज़ हो रही है। सिचुएशन का एहसास कीजिए, आपको मालूम चलेगा कि थंडर क्या होता है। दोबारा से समझिए, काले काले बादल छा रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, और उसके साथ और तेज हवा चल रही है, और उसके साथ में जो बारिश होती है उसको हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म। बहुत रेयरली हमारे यहाँ पर दिखाई देती है इस प्रकार की सिचुएशंस। अगर राजस्थान को हम कंपेयर करें, दक्षिणी राजस्थान में ज़रूर इस प्रकार की सिचुएशंस दिखाई देती है, लेकिन हमारे पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की सिचुएशंस नहीं दिखाई देती है। पहले के समय में ज़रूर इस प्रकार की सिचुएशंस दिखाई देती थी, लेकिन अब इस प्रकार की सिचुएशंस है वो बहुत ही रेयरली कभी कभार हमें दिखाई दे तो दे, वरना बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। और यही सिचुएशंस उस पेय पदार्थ के साथ में बताई गई है कि किस प्रकार से जब आप उस बोतल को खोलते हो तो वो किस प्रकार तेज़ी से बाहर निकल के आता है, गरज के साथ में एक अचानक बाहर निकल के आता है। इसलिए वो इस प्रकार की सिचुएशंस के कंपेयर करके बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत कम दिखाई देती है थंडर स्टॉर्म्स। और लास्ट में है हेल स्टॉर्म। हेल का मतलब ये होता है ओलों का गिरना। ओले जो बर्फ़ के आकार के, बर्फ़ जैसे होते हैं, जिनकी आकृति छोटी से लेकर बड़ी तक हो सकती है। पहले ये सिचुएशंस भी हम लोगों को हमारे रेगिस्तान में देखने को मिलती थी, लेकिन अब रेयरली कभी कभार ओले हैं हमारे यहाँ पर गिरते हैं। और ये सिचुएशन भी दक्षिणी राजस्थान में कॉमनली दिखाई देती है, हमारे यहाँ पर कॉमनली दिखाई नहीं देती है। सबसे पहले हम आते हैं थंडर स्टॉर्म में। और जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है, पूर्वी राजस्थान में सामान्यतः ये ज़्यादा होते हैं, मई से लेकर सितंबर तक, और पर्टिकुलरली जून और जुलाई में जब बरसात का मौसम होता है उस वक्त ये सिचुएशन है वो ज़्यादा दिखाई देती है। और पूर्वी राजस्थान में 40 दफ़ा इस प्रकार की वार्षिक रूप से सिचुएशंस हो सकती है। और अगर हम अपने पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 10 से ज़्यादा नहीं होती है। और वर्तमान की सिचुएशन को अगर मैं कहूँ तो हमें एक दो भी इस प्रकार की सिचुएशन दिखाई नहीं देती है। आई थिंक आप मेरी बात से सहमत होंगे। झालावाड़ और जयपुर, वहाँ पर 40 से 45 दफ़ा
इस प्रकार के सिचुएशंस हैं वो नॉर्मली होती है। झालावाड़ है वो बिल्कुल साउथ राजस्थान के अंदर है, और जयपुर है वो साउथ ईस्ट पार्ट के अंदर है, इसलिए वहाँ पर हो सकती है। लेकिन इन दोनों जगहों को भी हम अगर कंपेयर करेंगे तो झालावाड़ में कॉमन है, जयपुर में इतनी कॉमन है वो सिचुएशन है वो दिखाई नहीं देती है। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में हम चलते हैं डस्ट स्टॉर्म की तरफ। मोर फ्रिक्वेंटली इन वेस्टर्न पार्ट देन ईस्टर्न पार्ट। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, हमारे यहाँ पर बहुत कॉमनली इस प्रकार की सिचुएशन होती है, और मुख्य रूप से अप्रैल और जून के अंदर दिखाई देती है। और ज़्यादातर धूल भरी आंधियाँ है वो हमारे यहाँ पर जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, गंगानगर में, चूरू में, जो पर्टिकुलरली रेतीले ज़िले हैं वहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन है वो दिखाई देती है। और मैं अगर कहूँ कि चूरू और झुंझुनू या बीकानेर बहुत कॉमनली सिचुएशंस है वो हमारे यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए क्या प्रभाव डालती है ये अपने ऊपर। जब वातावरण में नमी ये मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है तो सूर्य से आने वाली किरणों को 30% तक वो कम कर सकती है। और जब घना ये धूल भरी आंधी चलती है, इंटेंस एपिसोड ऑफ डस्ट राइजिंग जो विंड चलती है, अगर दोपहर के समय में चल रही है तो वो सूर्य को भी छिपा देती है और सूर्य भी हमें दिखाई नहीं देता है। और इस प्रकार की सिचुएशंस के कारण से जो मिट्टी का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और डियर फ्रेंड्स, 30 से लेकर 50 किलोग्राम पर डे मिट्टी है वो अप्रैल के और जून के महीने में इधर से उधर जा सकती है। देखिए कितना बड़ा प्रभाव है ये धूल भरी आंधियाँ है वो हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम पर डालती है। अब हम आते हैं लास्ट में हेल के ऊपर, जिसको हमने कहा ओलों का गिरना। बहुत ही अनकॉमन है हमारे यहाँ पर रेगिस्तान में, कभी कभार इस प्रकार की सिचुएशन दिखाई देती है। और सामान्यतः ये जनवरी मार्च और प्री मानसूनल मतलब मई के अंदर दिखाई दे सकती है। झालावाड़ और जयपुर के अंदर ये 40 से 45 बार इस प्रकार की सिचुएशन होती है, लेकिन मैं वर्तमान परिस्थितियों में इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन किताबों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वर्तमान के हालात हैं वो इससे बहुत अलग हैं। तो इस तरह से ही मतलब इस प्रकार की सिचुएशंस है वो होती है। जब हम ओलों की बात कर रहे हैं, जब हम थंडर की बात कर रहे हैं, तो हमें एक बात और करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं फोग। फोग का मतलब ये है जब सर्दी के दिनों में इस प्रकार की सिचुएशन है वो हमें दिखाई देती है। और वातावरण के अंदर जब नमी होती है तो फोग वाली यानी कोहरा छा जाता है। और कोहरा है वो सामान्यतः एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर बहुत कॉमनली वो दिखाई देता है। और इसके अलावा जहाँ पर नमी होती है, साउथ राजस्थान के अंदर भी जहाँ नमी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पानी का सोर्स है, वहाँ रिवर है और रिवर के कारण से नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार की सिचुएशंस है वो दिखाई देती है। झालावाड़ की बात अगर हम करें 5-6 दफ़ा, अगर हम कोटा की बात करें वहाँ भी होती है। और डियर स्टूडेंट्स, रेगिस्तान में भी इस प्रकार की सिचुएशन होती है। अगर रेगिस्तान के अंदर बारिश हो गई है, नमी आ गई है, तो उसके नेक्स्ट डे आपको कोहरे वाली सिचुएशन है वो निश्चित रूप से दिखाई देगी। तो ठंड के महीनों में या सर्दी के दिनों महीनों में, पर्टिकुलरली दिसंबर और जनवरी में हमें इस प्रकार की सिचुएशन है वो दिखाई देती है। तो ये सारी बातें जो अभी तक हम लोगों ने की है ये रेगिस्तान के सेंस में की है। अब इन सब बातों को हमें कंक्लूड करना पड़ेगा कि आखिर ये हम सब क्यों कर रहे हैं, क्यों इस प्रकार की सिचुएशंस का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट में चलकर हम एक निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि आखिर ये सब क्या है। डेजर्ट के सेंस में जो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुसंधान हुए हैं उनके अलग अलग धारणाओं के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है, डिस्कशन किया है। वर्तमान जो रेगिस्तान की परिस्थितियां हैं निश्चित रूप से उसमें बहुत सुधार है पहले की सिचुएशन से अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियां हैं, इन सब के होते हुए भी मानव यहाँ रहता आया है और इकोसिस्टम के साथ में एक सामंजस्य बनाकर वो यहाँ पर रह रहा है। भले ही कंडीशंस कितनी भी विपरीत हो, उसके बावजूद भी आदमी हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ एक हार्मनी या सामंजस्य बनाकर रह रहा है। डियर स्टूडेंट्स,
कितनी बड़ी बात है कि अगर हम सारे रेगिस्तान की बात करें, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा रेगिस्तानों की बात करें, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रतिकूल है, उसके बावजूद भी कंडीशंस होते हुए भी आदमी यहाँ पर हज़ारों वर्षों से रह रहा है। और पूरे वर्ल्ड के जो रेगिस्तान है, अगर उनकी बात हम लोग करें तो हमारे रेगिस्तान जो है, जिसको हम थार का रेगिस्तान कहते हैं, वहाँ के जो पॉपुलेशंस है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे रेगिस्तान है वो ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रूव्ड है। अक्सर एक बात मैंने शुरू में भी आपसे कही थी कि सहारा का रेगिस्तान है जो अफ्रीका के अंदर है, वहाँ से अगर हम अपनी कंपैरिजन करें तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई प्लांट या लाइफ दिखाई नहीं देती है। हमारे सर प्रोफेसर D.N. सेन, जिनको अक्सर मैं याद करता हूँ, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो बतलाई गई जो बातें हैं वो अक्सर मैं जब टॉपिक्स पढ़ाते हैं तो मैं कोट करता रहता हूँ। उन्होंने हमें बतलाया कि वो अफ्रीका के सहारा का विजिट करके आए थे और उन्होंने कहा कि दूर दूर तक लाइफ है वो दिखाई नहीं देती है। उस लिहाज से हमारा रेगिस्तान है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर है वो काफ़ी है वो ये अपना पॉपुलेशन है वो दिखाई देती है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही, हमारा रेगिस्तान है वो बहुत ही इम्प्रूव्ड है और यहाँ पर काफ़ी मैन पावर या आदमी, जानवर, प्लांट्स हैं वो यहाँ पर हमारे रहते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये हमारा बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ख़ास रेगिस्तान है। इस हिसाब से हमारा बहुत बढ़िया है। आगे चलेंगे। एक बात अक्सर मैं कहता हूँ कि जब मॉनसून की शुरुआत होती है तो एक भविष्यवाणी की जाती है कि हमारे देश में मॉनसून है वो सामान्य रहेगा। फोरकास्टिंग होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, काफ़ी सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं। उसके बावजूद भी क्या हमारे रेगिस्तान की भविष्यवाणी अलग से होती है? नहीं होती है। पूरे देश की जो भविष्यवाणी होती है वो एक होती है। एक होने का मतलब क्या हुआ? क्या हम अलग अलग एरिया वाइज नहीं कर सकते? उससे पहले एक बात और कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि अभी कह रहा था मैं आपसे, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है रेगिस्तान में, हमारे थार के रेगिस्तान में। लेकिन क्या जिस प्रकार से हमारा पॉपुलेशन प्रेशर है, तो जो हमारे यहाँ की रिसोर्सेस है, पर्टिकुलरली वेजिटेशन रिसोर्सेस, क्या बढ़ती हुई पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा? बहुत से डाउट्स क्रिएट होकर हमारे सामने आते हैं। एक बात और मैं हमेशा कहता हूँ, प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लालच की नहीं। अगर हम लालच को आधार पर पूर्ति की सोचने लग जाएंगे तो ये प्रकृति हमारे इस भार को सहन नहीं कर पाएगी। डियर स्टूडेंट्स, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। प्रकृति हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लालच की नहीं। निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और जो डेजर्टिफिकेशन है और हमारी यहाँ की क्लाइमेट है वो निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी मेजर्स करती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पे होनी चाहिए, अन्यथा प्रकृति सहन नहीं कर पाएगी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो अभी मैं आपसे कर रहा था कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, भले ही वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा हो, भले ही वो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा हो, भले ही वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा हो, उसके अंदर लोकल जो पीपल है उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो ज़मीनी हकीकत जानते हैं, ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, जो हकीकत को जानते हैं, उनकी भागीदारी भी पॉलिसी में होनी चाहिए ताकि एक्चुअल चीज़ है वो हमारे सामने आ सके। कहने को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन
जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एसी रूम्स के अंदर बैठकर पॉलिसी बनाते हैं। ग्राउंड लेवल पर क्या हकीकत है उनको मालूम ही नहीं रहता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसमें अगर लोकल पीपल को शामिल किया जाएगा तो पॉलिसी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और उसके बाद में जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जो हमारा फोरकास्टिंग होती है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए, मॉडल्स के ऊपर आधारित होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट ये है रीजन वाइज होना चाहिए, क्षेत्रवार होना चाहिए कि हमारे रेगिस्तान में बरसात की क्या सिचुएशन रहेगी, साउथ में क्या रहेगी, ईस्ट में क्या रहेगी, नॉर्थ में क्या रहेगी, वेस्ट में क्या रहेगी। पूरे देश की भविष्यवाणी एक साथ होती है। जब मॉनसून आता है उससे पहले मई के पहले सप्ताह में, फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बार मॉनसून सामान्य से ज़्यादा रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, कई जगह तो बाढ़ आ रही है, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, गुजरात का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, बिहार का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। और साउथ में अपन देखते हैं कितनी बाढ़ आती है, लेकिन हम लोग बारिश का इंतज़ार करते रह जाते हैं। हमारे यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है और सामान्य से ज़्यादा तो क्या, सामान्य भी नहीं हो पाती है। और जब मॉनसून चला जाता है सितंबर के सेकेंड वीक के अंदर, तो और उसके बाद में फिर एक डाटा हमारे सामने आता है कि देश में मॉनसून सामान्य से अच्छा रहा। हमें ठगा सा महसूस करते हैं हम अपने आप को कि हमारे यहाँ तो बारिश हुई नहीं, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि सामान्य से अच्छा रहा। डियर स्टूडेंट्स, पूरे देश में जो बारिश होती है उसको सबको मिलाकर एक औसत वो निकाला जाता है और उसके आधार पर ये कह दिया जाता है कि सामान्य से अच्छा रहा। जब इतना एडवांसमेंट हो गया है, जब हम मंगल पर जाने की तैयारी हो चुकी है हमारी, जाकर पहुंचने वाले थे लेकिन नहीं पहुंच पाए, निश्चित रूप से पहुंचेंगे, चांद पर पहुंचने की तैयारी हो रही है, तो क्या रीजन वाइज हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, मौसम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते? उसी के आधार पे एक किसान अपने खेत में फसल को ग्रो करवाएगा। जब उसको मालूम चल जाएगा कि रेगिस्तान में बाढ़ की पानी की सिचुएशन ये रहेगी, ताकि वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में वो हल चलाएगा। लेकिन वर्तमान समय तक ऐसा नहीं होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इस तरफ और ज़्यादा काम करें और देश को अलग अलग रीजन, मौसम के अनुसार अलग अलग रीजन में बांटकर और उसकी भविष्यवाणी किए करें, क्योंकि हमारा जो देश है वो डाइवर्सिटी लिए हुए है। आप और हम जानते हैं 3 दिशाओं में वो पानी से घिरा हुआ है, तभी तो हम उसको प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। नीचे का पूरा पोर्शन है, उसके 3 साइड के अंदर पानी है और 3 तरफ पानी है। ऊपर की तरफ हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी रिवर्स हैं, लेकिन हमारे साइड के अंदर न कोई रिवर है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पर रेगिस्तान है। निश्चित रूप से हमारे एरिया की जो भविष्यवाणी है, फोरकास्टिंग है, वो अलग से होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में अब तक हम लोग बात कर रहे थे और सारे जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हमने कवर करने का अच्छे से प्रयास किया है। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ पाए हों और जो कंक्लूज़न हम लोगों ने लास्ट में निकाला है उसको भी आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी जो पॉपुलेशन प्रेशर है, जो लाइफ है वो कितनी रिच है, उसके बावजूद भी बहुत सी कमियां हैं वो हमारे सिस्टम में है। उन सिस्टम को हम किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखने पड़ेगी। और इसके साथ ही आपका ये क्लाइमेट वाला जो टॉपिक था, एरिड जोन क्लाइमेट के बारे में, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।